और जिस तरीके का सवाल भी था कि जो बाकी भी योजनाएं हैं क्या उसके भुगतान को भी इन डाकघरों के जरिए व्यवस्था से जोड़ा जाए या नहीं, संबंधित मंत्री ने कहा कि उस पर विचार होगा। आप कैसे देखते हैं? भारतीय देश के अंदर डाकघर की व्यवस्था बहुत पुरानी है, लेकिन शनि शनि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। सरकार ने भी 1370 करोड़ रुपए से देश के 1.5 करोड़ डाकघर को मॉडर्नाइजेशन करने का फैसला किया है जी। हमने अभी तक देश के अंदर 22,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग सर्विस से जोड़ा है। भविष्य के अंदर और कोर बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इंटरनेट सेवाएं जहां भी ठीक से पहुंचती हर ग्राम पंचायत को गांव से जोड़ने की व्यवस्था है। उसके साथ कोर बैंकिंग को बढ़ाने की योजना है। इसी के साथ पहली बार 650 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हमने शुरुआत की है। आज भी देश के अंदर सबसे बड़े सेविंग अकाउंट के रूप में अगर कोई है तो भारतीय डाकघर है, जिनकी विशेषता प्रामाणिकता आज भी है। और किसी तरीके से इन सारी सेवाओं को नए मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। ठीक है। और निश्चित रूप से लेकिन भविष्य के अंदर 2017 तक 1.5 लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिस को हम बैंक कोर सर्विस से जोड़ने का प्लान। आपको लगता है यही वक्त की जरूरत भी है? क्योंकि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात तो वर्षों से हो रही है, वित्तीय समावेशन की बात वर्षों से होती रही। जो तमाम निजी बैंक हैं और सरकारी बैंक हैं वो भी अपनी शाखाएं खोलने से बचते रहे गांव में। इतने यहाँ शहरों में एटीएम हैं, उससे कम वहाँ पे शाखाएं हैं बैंकों की। इस विरोधाभास से बचने में भारतीय डाकघर अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। रघुराजन साहब की कमेटी थी जिसने बताया कि पूर्वोत्तर में तो और बुरी स्थिति है। 238 मिलियन सेविंग अकाउंट है डाकघर में, इतनी विशिष्टता प्रमाणिकता जी। तो इसी सेवाओं को हमें विस्तार करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम डायरेक्ट बेनिफिट सर्विस शुरू कर रहे हैं उससे गांव तक हमें अगर सर्विस को ठीक से करना है तो डाकघर को कोर बैंकिंग सेवाओं को ठीक से करना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से आधार कार्ड का कानून बनाया जी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स होगी, निश्चित रूप से करप्शन रुकेगा देश के अंदर। चाहे पेंशन हो, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे गैस उज्ज्वला योजना हो, कोई भी योजना, किसी भी योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स लागू होने से उनके की सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसका ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक से डाकघर, भारतीय डाकघर सेवाओं का ही हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अहम सवाल आज प्रश्नकाल में पूछा गया, सवाल था खेल संघों से जुड़ा सवाल यही कि देश में कुल कितने खेल संघ हैं और उनका ब्यौरा क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका मकसद क्या है। संबंधित मंत्री ने तमाम आंकड़े सामने रखे, बताया कि हमारे देश में तकरीबन 49 ऐसे खेल परिसंघ हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। हालांकि कुछ पेच भी हैं, मसलन जो खेल है वो राज्यों का विषय है, लेकिन खेल में जो कौशल है, कुशलता है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन खेल संघ का एक ऐसा मसला है जिस पर चर्चा होते ही खेल की बात कम होती है, राजनीति की बात ज्यादा होती है, माननीयों की बात ज्यादा होती है। सवाल किस तरीके का था, आइए देखते हैं। जैसा कि हमारा देश पूरे विश्व के अंदर एक युवाओं का देश है, जहां 35 वर्ष से कम आयु के लगभग 65% और 15 से 29 वर्ष के आयु के लगभग 27.5% युवा हैं। उसके बावजूद भी ये भी स्वाभाविक है, पिछले 10 साल में इन जितने भी घोटाले हुए उनमें भी एक खेल मंत्रालय में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसी के तहत देखते हुए आज देश में करीब 49 फेडरेशन काम कर रही हैं। ये सारी फेडरेशन ज्यादातर शहरी एरियाओं में और जो सिफारशी बच्चे उन्हीं को मौका मिलता है। मेरा माननीय मंत्री से एक निवेदन ये है कि इन फेडरेशनों को ये आदेश दे कि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनको भी मौका मिले और उनकी भी जो प्रतिभाएं हैं उनको संवारने का काम भी फेडरेशन करें। उन्हीं के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से इनमें चुनाव होते हैं, पिछले 15, 20 साल से जो अध्यक्ष पद पे बैठे हैं और माननीय मंत्री ने अपने जवाब में इस बात की अनियमितता पाई गई भी है, तो इनके चुनाव को कुछ पारदर्शिता लानी पड़ेगी ताकि नए लोगों को भी मौका मिले और उनसे ग्रामीण युवाओं को मौका मिले। मेरा मंत्री से निवेदन ये भी है
कि युवा अवस्था में जो बच्चे खेल में या तो बैक में प्रॉब्लम या घुटनों में प्रॉब्लम या कुश्ती में प्रॉब्लम होती है, उनको कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती कि जिनके बुढ़ापे में उनको कोई व्यवस्था ऐसी की जाए कि उनका बुढ़ापा परिवार पे बोझ ना बने। तो मंत्री जी बताएं कि इस बारे में कोई व्यवस्था की गई है? सभापति महोदया, सदस्य ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स की प्रमोशन करना स्टेट का काम है, पर स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस करना वो हमारा काम है। और ये खुशी है कि स्पोर्ट्स को देश में बढ़ावा मिल रहा है और ओलंपिक में इस समय 119 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे देश में अभी 49 फेडरेशन ऐसी हैं जिनको हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है और ऐसा नहीं है उन पे अंकुश नहीं रखा हुआ। इसलिए 14 ऐसे मामले हैं जिनमें अगर हमने अनियमितताएं पाई हैं तो उनकी रिकॉग्निशन को भी हमने रोका है, चाहे वो इलेक्शन के कारण है, चाहे वो उन्होंने हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया होगा। एक तो ये कहना बिल्कुल ज्यादा ठीक नहीं होगा कि सिफारिश से लोग आते हैं, काफी चयन जो है वो मेरिट पर होता है। दूसरी तरफ मैं सदस्य को बनाना चाहता हूं और ये खुशी की बात है सदन को जानकर भी कि जितने खिलाड़ी हमारे ओलंपिक्स और दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन में जाते हैं उनमें से ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से जाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस समय नॉर्थ ईस्ट को में खेलों को और ज्यादा हमको बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ हम जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। थोड़ी फंड की कमी है। कल मैं राज्यसभा में उत्तर दे रहा था तो मैंने कहा था कि जो एमपीज अपना किसी भी स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट में 50% कंट्रीब्यूट करेंगे तो उतना ही खेल मंत्रालय 50% ग्रांट उनको देगा। क्या बात है। तो ये सुझाव बेहतर हो सकता है। मसलन अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले में खेल का विकास हो तो आप अपने स्थानीय सांसद से संपर्क कर सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि आप आधी राशि दीजिए और अगर आप आधी राशि देंगे तो जो खेल मंत्रालय है वो बाकी की आधी राशि देगा। देखना होगा कि सांसद भी क्या खेलों के प्रति इतनी उदारता दिखा पाते हैं। लेकिन बिरला साहब कैसे आप देखेंगे सर, क्योंकि जब जब खेल संघों की बात होती है वही बुनियादी सवाल भी था। सीधी बात राजनीति की होती है, राजनीतिज्ञों की होती है। तमाम ऐसी बड़ी सूची है जो डेरा जमाई हुई है सर खेल संघों पर, भले ही अदालतों के कुछ भी आदेश आते रहे। अब ये 1860 कंपनी अधिनियम के तहत बनी हुई है इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, स्वायत्तता बॉडी होती है। सरकार में इसमें नियंत्रण करना, विनियमन करना, निर्देशन देना, समय समय पर वित्तीय अनियमितता है तो उसकी जांच करना, इसके लिए 14 खेल संघों को इस अनियमितता में दायरे में लाई है जी। लेकिन ये इंडिपेंडेंट सरकारी नियंत्रण में ज्यादा खेल संघ हो जाएंगे तो भी उचित नहीं है। ठीक है, नहीं मैं तो दूसरी स्थिति कह रहा हूँ। सरकार का मत है कि इंडिपेंडेंट, मैं कह रहा हूँ कि जो उस खेल के अनुभवी लोग हैं, क्या ये संभव हो सकता है इस मुल्क में कि वही तमाम लोग उन खेल संघों के मुखिया भी जो अभी तक नहीं देखा जाता? निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए। जो खेलों के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए, इस पे सारी संसद भी एक मत है, पूरा देश भी एक मत है। ठीक है, दिखती दूसरी स्थिति जो अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं, जो भारत के ओलंपिक के एशिया के खिलाड़ी रहे हैं, वो अगर खेल संघ के रहेंगे तो उनका अनुभव रहेगा जी खेल संघ के अंदर आने वाली कठिनाइयों को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन दिखती दूसरी स्थिति, दिखती ये स्थिति है कि खेल संघों में राजनीतिक ही रहेंगे। इस पर एक राजनीतिक सहमति है कि चर्चा भी ना हो। निश्चित रूप से खेल संघों में राजनीतिक लोग नहीं रहना चाहिए। इस पर कई डिबेट हुई है। अभी आपने थोड़ा कमेटी की रिपोर्ट आपने देखी हुई, जिसके अंदर इस पर थोड़ा कमेटी की रिपोर्ट ने सिफारिश की है और सरकार का मत ये कि इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। खेल संघों के अंदर जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं, जिनका टैलेंट विश्व के अंदर कहीं ना कहीं रहा है, वो खेल संघ में होंगे तो ठीक से। बिल्कुल। और सरकार ने भी 84 करोड़ रुपए लगाकर गाँव के अंदर 29 लाख एथलीट को ग्रामीण अर्थ खिलाड़ी से जोड़ने का काम किया। ठीक है, देश का मत है कि अगर हम टैलेंट को निकालना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से हम भारतीय खिलाड़ी के टैलेंट को निकाल पाएंगे। और इसके लिए उन्होंने नेशनल स्पोर्ट टैलेंट स्कीम लागू की। 8 से 12 साल तक का जो नौजवान बच्चा है जी, उस टैलेंट के अंदर उसकी पहचान हो सके, फिर टैलेंट की पहचान हो सके, उसको साई के अंदर देशी विदेशी कोचों से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके लिए निश्चित कार्य योजना बनाई। और आज जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय गोयल जी को, जिन्होंने ये घोषणा की ग्रामीण
खेल मैदान के लिए 50% केंद्र सरकार, 50% सांसद कोष की निधि से या राज्य सरकार जी। किसी लेकिन भी आपको तरीके लगता है से कि क्या आज गांव के अंदर अभी भी सांसदों की व्यवहारिकता के लिहाज से, सांसदों की निधि की व्यवहारिकता के लिहाज से क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा? क्योंकि आपकी जो 5 करोड़ है उसको बढ़ाया जाए, ये मांग एक तबके में बहुत पहले से पहले उठ रही है, वही कम बताया निश्चित रूप से जाए। आज सांसदों ने बात भी कही थी कि 5 करोड़ से ज्यादा सांसद कोष निधि को बढ़ना चाहिए जी। लेकिन ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए मैदान की अभी भी कमी है। ठीक, और ये एक ग्रामीण बुनियादी खिलाड़ियों को अगर हम टैलेंट बनाना चाहते हैं तो हमें वहां पर स्टेडियम का निर्माण करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रश्नकाल में इसी दौरान उठा था वो था उन खिलाड़ियों की सुरक्षा से जुड़ा, कि जब वो अपने खेलने के उस दौर से आगे बढ़ जाएं उम्र के लिहाज से, तब उनके लिए किस तरीके की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान हो। आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल में पूछा गया, वो सवाल था अमृत योजना से जुड़ा हुआ। इस योजना की शुरुआत 2015-16 से की गई है। ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, ऐसे तकरीबन 500 शहरों को चिन्हित किया गया है जहां पर बुनियादी जो विकास है उसकी बात की जा रही है। एक भारी भरकम राशि भी इसके लिए तय की गई है। किस तरीके का सवाल था, आइए देख लेते हैं। Our Honorable Prime Minister declared the Amrit scheme in the month of June 2015. 500 cities are going to be benefited and developed, and 5,000 crore rupees will be spent on Amrit scheme. It was the declaration. Madam, scheme is there. This is very nice. Money is also there, but the implementation part is very poor, I think. My question through you, madam, is how many states submitted their state annual action plan of Amrit? What is the real expenditure? Is there any mechanism to monitoring this important project? If not, will the government ready to constitute an expert joint committee to monitor this for the speedy implementation? But yes, only one question here. Madam, there seems to be some misconception. 5,000 crores is not the amount that has been earmarked for Amrut. Over 5 years, in mission mode, the government of India will spend 50,000 crores and not 5,000 crores. The mission was launched only in